है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? ठीक है, अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच करंट फ्लोज। एक ऐसा कंडक्टिंग पाथ जिस पे करंट फ्लो करता है। दैट मीन्स अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा पाथ है, एक ऐसा रास्ता है जिस पे करंट फ्लो करेगा। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हमें कुछ सिंबल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो सिंबल्स आपको यहाँ पे शो किए हैं, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक सेल कैसे दिखती है। इस तरीके से आपके एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, जो लॉन्गर वन है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो शॉर्टर वन होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। इलेक्ट्रिक सेल में सिर्फ हम इसी तरीके से सिंगल बनाते हैं। ठीक है, लेकिन बैटरी में क्या होता है? बैटरी में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है, इसमें आपकी काफ़ी सारी सेल्स जो है वो एक साथ कंबाइन होती है। और एक सेल की पावर अगर आपके पास 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, तो बैटरी में क्या हो जाती है, जब वही बहुत सारी सेल्स जुड़ती हैं तो उनकी टोटल कंबाइन पावर हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम स्विच को रिप्रेजेंट करते हैं। स्विच को हम की भी बोलते हैं। तो ये दो आपको स्विच शो किए गए हैं, एक है ओपन और एक है क्लोज। ओपन होने का मतलब है सर्किट ब्रेक है। यहाँ पे क्या है? सर्किट ब्रेक है, इसीलिए वो ओपन है स्विच, यानी कि ये क्लोज्ड नहीं है। यहाँ पे स्विच ओपन है। स्विच ओपन होने का मतलब होता है कि आपका सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं है, वो ब्रेक है बीच में से, इसीलिए बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, यानी कि करंट जो है वो कंप्लीट फ्लो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्विच क्लोज्ड की, तो स्विच क्लोज में क्या होता है? स्विच क्लोज में आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है और करंट फ्लो करता है, जिसकी वजह से आपका बल्ब जो है वो ग्लो कर सकता है। इस तरीके से हम वायर जॉइंट को शो करते हैं, वायर क्रॉसिंग को इस तरीके से शो करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब आप इस तरीके से बनाते हैं। हम रेजिस्टर शो करते हैं, अभी रेजिस्टर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वेरिएबल रेजिस्टेंस को या रियोस्टेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपने सर्किट में, और अमीटर को इस तरीके से और वोल्ट मीटर को इस तरीके से। एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम जो है वो यहाँ पे आपके लिए लगाया है। जैसे कि ये आप देख सकते हो, बल्ब को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी वायर है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दैट मीन्स बैटरी है, ये आपके पास स्विच की है, स्विच कहो की कहो एक ही बात है। और ये आप क्या देख रहे हो? स्विच क्लोज है ना, यानी कि सर्किट कंप्लीट है। दैट मीन्स ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। ये आप देख सकते हो एमीटर यहाँ पे लगाया गया है। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। दैट मीन्स अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में कहूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जो भी उस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स कंडक्टर में जितना भी करंट फ्लो हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, और कंडीशन क्या रहेगी? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, और टेम्परेचर चेंज होने पे क्या क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है इसको, उसके बारे में भी हम यहीं पर पढ़ेंगे पर आगे। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं और इज इक्वल्स टू का साइन आता है तो एक आती है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आपके पास हमेशा एक कांस्टेंट टर्म आएगी। यहाँ पर क्या कांस्टेंट टर्म होती है ओम्स लॉ में? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको हम आई आर कहते हैं, यानी कि आर जो है ये आपकी क्या हो जाती है? यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हो जाती है, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। नेक्स्ट अब रेजिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं। रेजिस्टेंस एक्चुअली में होती क्या है? ठीक है, रेजिस्टेंस जैसे कि आपको इसका नेम में समझ में आ रहा है, रेजिस्ट करना, रोकना, अपोज करना, है ना। तो ऑपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट। जब भी करंट को अपोज किया जा रहा है, वो कौन कर रहा है? वो उसको रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है
वो फ्लो ऑफ करंट को रोकने का काम करता है, उसको अपोज करता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है आपके लिए। ठीक है, रेजिस्टेंस जैसे कि हमें अगर फाइंड करनी है, आपके पास वोल्टेज गिवन है, आपके पास करंट गिवन है, जैसे कि पास रेजिस्टेंस आ जाएगी, हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो V अपॉन में I हो जाएगा फॉर्मूला। V है हमारे पास 12 और करंट है हमारे पास 2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास क्या, हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड कर सकते हैं, R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई, है ना। तो V हमारे पास कितना था 12 अपॉन में करंट हमारे पास कितना है 2 एम्पेयर, है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी 6 ओम। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है ओम। ठीक है, ओम से हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। जब भी हम VI ग्राफ बनाते हैं यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ बनाते हैं, तो उसमें जो स्ट्रेट लाइन होती है, इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं रेजिस्टेंस। इसी स्ट्रेट लाइन को हम स्लोप भी कह सकते हैं। ये जो स्लोप होता है इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ओम्स लॉ ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, वो हम देख लेते हैं कि कैसे इसको हम परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एमीटर को हमने सीरीज में लगाया है, वोल्ट मीटर को पैरेलली लगाया है। ये आपके पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टर है, और ये वायर्स हैं। ये हमने अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ये अलग अलग वोल्टेज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सब मान लेते हैं 2 वोल्ट है इसकी वोल्टेज, सबकी 2 वोल्टेज है। अब यहाँ पे हम जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे वैसे ही आपके पास क्या होगा, करंट भी इंक्रीज होगा। जैसे मान लो हमने पहले फर्स्ट वाली वोल्टेज ली है जो कि है आपकी 2 वोल्ट। ठीक है, फर्स्ट वोल्टेज हमने ली है 2 वोल्ट, तो आपका करंट कितना अमीटर में रीडिंग शो कर रहा है 1 एम्पेयर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम सेकेंड वोल्ट को लेते हैं, यानी कि अब आपके पास 2 + 2 यानी कि कितना वोल्ट हो गया 4 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, अब आपका एमीटर कितनी रीडिंग शो कर रहा है 2 एम्पेयर। ठीक है, सेम एज इज ऐसे ही आप बढ़ाते जाओगे, 6 वोल्ट किया, 6 वोल्ट पे फिर आपका कितना शो कर रहा है 3 एम्पेयर शो कर रहा है। ठीक है, फिर जब आप इस इन्हीं रीडिंग्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हो इस तरीके से, VI ग्राफ पे जब हम इसे प्लॉट करते हैं तो ये आपके पास क्या आ रही है, एक रेजिस्टेंस आ रही है ना। ये जो स्लोप है ये क्या बताता है हमें, स्लोप रेजिस्टेंस बताता है। ठीक है, और जब आप इनको सॉल्व करोगे V अपॉन आई करेंगे यानी कि रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो आपकी रेजिस्टेंस भी कितनी आएगी 2 आएगी, है ना। जब हम इनको सॉल्व करेंगे सब में 2 ही आ रहा होगा, है ना, तभी तो हमारा एकदम स्लोप क्या बना है, स्ट्रेट लाइन बना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, यानी कि तो टोटल हमारे पास 4 फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर होता है आपका लेंथ ऑफ ए वायर। जितनी ज़्यादा लॉन्ग होगी वायर उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, जितनी ही ज़्यादा लॉन्ग होगी वायर उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा उस पर, उतने ही ऑब्स्टेकल, उतनी ही ऑपोजिशन होगी करंट पे। ठीक है, मतलब उसको करंट को रोकने में और ज़्यादा लेंथ ऑफ वायर जो है रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, जितना, जैसे कि आपके पास रेजिस्टेंस है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एरिया के। तो दैट मीन्स अगर आपका एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, अगर लेंथ की बात करें तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट क्या हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा, है ना। और अगर रेजिस्टेंस कम होगी तभी करंट ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा नेचर ऑफ मटेरियल जो है वो भी रेजिस्टेंस पे अफेक्ट करता है। ठीक है, कैसे, अब जैसे आपके पास एक मटेरियल है कंडक्टर, कंडक्टर में आपने जैसे कुछ भी ले लिया, कॉपर ले लिया, है ना, तो कॉपर की लो रेजिस्टेंस है। ठीक है, जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टेंस लो होती है।
ठीक है, कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस लो होती है, इसीलिए कंडक्टर्स में करंट अच्छे से फ्लो कर पाते हैं, है ना। कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस लो रहती है, इसीलिए वो क्या कर पाते हैं, करंट को अच्छे से फ्लो कर पाते हैं। नेक्स्ट, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, इसीलिए वो करंट को फ्लो नहीं करते हैं। इसके अलावा हमारे पास सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं। सेमीकंडक्टर्स जिन्हें हम अलॉय भी बोलते हैं। ये जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनकी रेजिस्टेंस कंडक्टर से ज़्यादा होती है और इंसुलेटर्स से कम होती है, इसीलिए करंट को फ्लो तो करते हैं पर कम फ्लो करते हैं, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा एक बल्ब में जो फिलामेंट होता है उसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, क्यों? क्योंकि क्या है, वो टंगस्टन अलॉय है। अलॉय क्या करेगा, उसकी हाई रेजिस्टेंस है, वो लेस करंट को फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस हाई रहेगी तो करंट कम फ्लो करेगा, है ना। अब करंट कम फ्लो करता है, इसीलिए बल्ब सिर्फ ग्लो करता है, बर्न नहीं होता, ठीक है। सेम एज इट इज हीटर में क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस रहती है, क्योंकि उसमें भी क्या है, अलॉय है, सेमीकंडक्टर है, तो वो करंट को फ्लो तो करता है पर कम फ्लो करता है, ठीक है। इसीलिए वो हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो रेजिस्टेंस पे अफेक्ट डालता है, वो है टेम्परेचर। मेटल कंडक्टर्स में टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, किसमें, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स में। लेकिन इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में होता है उल्टा, इनवर्स, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। अब रेजिस्टेंस के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। जैसे अभी आपने देखा कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। इसके अलावा आपने एक और चीज देखी कि रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, है ना। जब हम इन दोनों फॉर्मूला को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ अपॉन में एरिया दोनों के प्रोपोर्शनल है, राइट। लेकिन जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो आपके पास एक कांस्टेंट टर्म आती है, राइट। और यहाँ रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में जो आपके पास कांस्टेंट टर्म रहती है वो होती है रो, और इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसे हम बोलते हैं रो, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये जो आपकी रो होती है, रेजिस्टिविटी होती है, ये रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है, ना ये एरिया पे डिपेंड करती है, ना ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। इसके लिए सिर्फ दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक नेचर ऑफ द मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर। ये इन्हीं दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। इसके अलावा एसआई यूनिट जो है रेजिस्टिविटी की वो क्या होती है, ओम मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। क्या बोल रहे हैं कि कितना करंट हमें मिलेगा, एक इलेक्ट्रिक बल्ब को मिलेगा कितना करंट अगर उसके पास 220 वोल्ट है और रेजिस्टेंस फिलामेंट में जो है वो है 1200 ओम। तो क्योंकि अब हमें करंट निकालना है और हमें वोल्टेज गिवन है और हमें रेजिस्टेंस गिवन है, दैट मीन्स हमारा कौन सा फॉर्मूला जाएगा, ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। अब V हमें गिवन है, R हमें गिवन है, हमें करंट निकालना है, हमारे पास करंट को सेपरेट करके हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा V अपॉन आर। यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज जो है वो हमने पुट करी, दोनों वैल्यूज पुट कर दी। हमारे पास जब इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.18 एम्पेयर। इसी के आगे बी पार्ट में हमें दिया हुआ है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। एक इलेक्ट्रिक हीटर को कितना करंट सप्लाई हो रहा है अगर उसके पास इतनी वोल्टेज है और इतना उसके पास रेजिस्टेंस है। तो सेम फॉर्मूला हमारा जाएगा यहाँ पर भी। यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करके
हमारे पास आ जाता है 2.2। तो 2.2 एम्पेयर, जब हम इसको वैल्यू को सॉल्व करते हैं हमारे पास क्या आ जाता है 2.2 एम्पेयर। इलेक्ट्रिक हीटर को कितना करंट मिल रहा है 2.2 एम्पेयर मिल रहा है। और जो ए पार्ट था इलेक्ट्रिक बल्ब, उसको हम कितना करंट सप्लाई हो रहा है, उसको हो रहा है 0.18। एक और क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पेयर from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? तो इसमें क्या बता रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक हीटर के पास 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जब है तो वो 4 एम्पेयर का करंट जो है वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है, इतना ड्रॉ कर रहा है। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर देते हैं 120 वोल्ट तक, तो उसमें कितना करंट जो है वो ड्रॉ करेगा। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोल रहे हैं, हमें वोल्टेज दी हुई है और हमें करंट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, राइट। तो हमारे पास कितनी रेजिस्टेंस आ जाती है 15 ओम। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट पार्ट में हमें करंट निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/R। वोल्टेज हमें कितनी इंक्रीज कर दी गई है, वोल्टेज इंक्रीज कर दी है 120, और रेजिस्टेंस हमने जस्ट अभी कितनी निकाली 15 ओम। तो जब हम इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 8 एम्पेयर। ओके, तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम at 20 degree Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature? Using the table 11.2, predict the material of the wire. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक मेटल वायर है जिसकी रेजिस्टेंस आपको दी हुई है 26 ओम, और उस वायर की लेंथ आपको दी हुई है 1 मीटर, और टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आपको वायर की डायमीटर जो है वो भी दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है रेजिस्टिविटी। यहाँ पर आपका कौन सा फॉर्मूला आएगा, वही फॉर्मूला जो रेजिस्टेंस का हमने निकाला था, राइट। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो लेंथ अपॉन में एरिया। अब इसमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये रेजिस्टिविटी। तो हम इसको क्या कर देंगे, फॉर्मूले को चेंज कर देंगे, और हमारे पास हो जाएगा फॉर्मूला RA/में L। तो हम इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करेंगे। पहले तो जो भी चीज़ें गिवन है हम वो लिख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है 26 ओम, फिर हमारे पास लेंथ गिवन है 1 मीटर, नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर हमारे पास गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा हमारे पास डायमीटर गिवन है, डायमीटर आपको दिया गया है 0.3 मिलीमीटर। अब ये जो 0.3 है इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाता है 3 इंटू में 10⁻⁻⁴ मीटर, ठीक है, जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब इसी डायमीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे, क्योंकि हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास डायमीटर का हाफ करके रेडियस आ जाता है 1.5 इंटू में 10⁻⁻⁴ मीटर। ये तो हमारे पास जितने भी गिवन थिंग्स थी वो हमने सब यहाँ पे मेंशन कर दी। अब इसके बाद हम आगे का स्टेप करते हैं। नेक्स्ट हम एरिया भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले में एरिया भी चाहिए। तो πr² का यूज़ करके हमारे पास एरिया आ जाएगा 3.14 हमारे पास पाई की वैल्यू हो गई। जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास जो सॉल्यूशन आ जाएगा एरिया का, वो क्या आ जाएगा 7.07 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻8। नेक्स्ट हम सभी वैल्यू को अब इस फॉर्मूले में अपना पुट कर देंगे। अब जैसे ही हम सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे
रेजिस्टेंस 26, एरिया जो कि हमारा 7.07 इंटू में 10⁻⁻8 आया था। ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। लेंथ हमारे पास 1 मीटर थी। ये सारी वैल्यूज हमने इसमें पुट करी तो हमारे पास जो सोल्यूशन आया ये हम उस टेबल में से चेक करेंगे जिसमें आपकी सारी रेजिस्टिविटी दी हुई है, कंडक्टर्स की, सेमी कंडक्टर्स की, इंसुलेटर्स की। उसमें से आप चेक करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस मटेरियल से ये रिजेंबल कर रहा है। तो ये जो रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी निक्रोम वायर से ज़्यादा क्लोजेस्ट है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ and area of cross section has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material having length, अगर हम लेंथ को हाफ कर दें और क्रॉस सेक्शन को डबल कर दें। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, आपके पास एक मटेरियल है जिसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और इस मटेरियल की रेजिस्टेंस 4 ओम है। अब इसी मटेरियल को क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि आगे रेजिस्टेंस क्या होगी अगर हम इसी मटेरियल की लेंथ को हाफ कर दें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दें, तो रेजिस्टेंस क्या होगी। यहाँ पे आपके रेजिस्टेंस का सेम फॉर्मूला जाएगा। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो लेंथ अपॉन में एरिया। ये आपको कितना दिया हुआ है, 4 ओम दिया हुआ है। नेक्स्ट हमको क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लेंथ को हाफ कर दें और एरिया को ट्वाइस कर दें तो आपके पास कितना रेजिस्टेंस होगा। इस तरीके से आपके पास आ जाएगा 1/4 रो L अपॉन में A। अब ये जो रो L अपॉन में A है ये आपका रिजेंबल कर रहा है इस रेजिस्टेंस की तरह, है ना, सेम जा रहे हैं। अब रो L अपॉन में A की जगह हम रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी गिवन थी, 4 ओम गिवन थी। तो न्यू रेजिस्टेंस अब हमारे पास कितनी हो जाएगी, न्यू रेजिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी 1 ओम।